हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्क्रैक सीरीज़। और बेसिकली ये सीरीज़ का में 4 ही पार्ट होगा और 4 पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे क्लास 11th कंप्लीट करने की। तो आज बेसिकली मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, स्टैटिस्टिक्स में पहला चैप्टर नाम ही है स्टैटिस्टिक्स। मैं अभी ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ब्लैक पेन के ज़रिए, रुको मैं ब्लू पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। स्टैटिस्टिक्स का नाम है, ठीक है, बुक स्टैटिस्टिक्स, नाम ही है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है अभी ये समझना। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता ही क्या है, और इसका जो मतलब है ना, उसको जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले डेटा या फिर डाटा, आप कुछ भी कह सकते हो। डाटा होता क्या है? देखो दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स की भाषा में डेटा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप डेटा बोलोगे। जैसे कि देखो एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर सपोज़ आपके बगल वाले घर पर चोरी हुई है और पुलिस आई है। ठीक है, तो आपने वो सारी चीज़ें देखी है। ठीक है, आपने वो पूरा मतलब चोरी का सीन होते हुए देखा है कि चोर कैसे आया कैसे गया, ये सारी चीज़ें आपने देखी है। ठीक है, उसके बाद फिर जब पुलिस आती है, पुलिस जब आपसे पूछती है, इन्फॉर्मेशन पूछती है उस चोर के बारे में कि वो चोर कैसे आया कैसे गया, तो फिर आप वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को बताते हो, है ना। और वैसी इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डेटा। डेटा यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो अब ये डेटा होता है वो दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और दूसरा हो जाएगा क्वांटिटेटिव। दोस्तों, क्वालिटेटिव डेटा वैसा डेटा होता है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ क्वालिटेटिव डेटा की। जैसे कि आपने अभी वही पुलिस को अभी चोर की कहानी बताई थी, तो इसमें एक भी जगह नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे डेटा को क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, यानी कि उस डेटा में नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव डेटा वैसा डेटा होता है जिसमें नंबर्स आते हैं। जैसे कि अगर आपने कलेक्ट किया बच्चों की हाइट, कि हमारे क्लास में किसी बच्चे की हाइट है 2 फुट, किसी की 3 फुट, ऐसे करके है ना, तो ये नंबर्स में है। तो वैसे डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा बोलेंगे कि जो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो जाए वो क्वांटिटेटिव डेटा है, और जो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं हो पाए वो क्वालिटेटिव है। जैसे कि आपके बाल काले रंग के हैं, तो वो क्वालिटेटिव डेटा होगा, क्योंकि मैं इसको नंबर्स के टर्म में नहीं लिख सकता, इसमें नंबर्स नहीं आता इस डेटा में। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी मुझे ये बताना कि अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जो चेयर है, कि चेयर ब्लैक रंग की है, ठीक है, कि चेयर ब्लैक कलर की है, तो ये कौन सा डेटा होगा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में पढ़ना। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में स्टडी करने को हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। हम पूरे स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ में स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हमारे पास दो सेंस होते हैं, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ठीक है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स को ठीक है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए दो सेंस है, सिंगुलर और प्लूरल। तो देखो दोस्तों, इस दोनों सेंस को समझाने से पहले हम वापस थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, स्टैटिस्टिक्स ना क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में स्टडी करना है। ठीक है,
तो क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में हम स्टडी करते ही क्या है, ठीक है। या फिर मैं अगर आपको आसान भाषा में बोलूँ कि सपोज़ मान लो स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के अगर मैं बहुत सारे पार्ट्स करूँ, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के 5 पार्ट्स करूँ, यानी कि मैं उसको 5 पार्ट में डिवाइड करूँ, तो फिर पूरा स्टैटिस्टिक्स को हम बोल दे सकते हैं उसमें हम लोग कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट करते हैं डेटा को, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने डिवीज़न किए हैं स्टैटिस्टिक्स के, इन डिवीज़न को मैं बोलूँगा स्टैटिकल डिवीज़न या फिर स्टैटिकल मेथड्स या फिर स्टैटिकल स्टेप्स, ठीक है दोस्तों। तो क्वांटिटेटिव डेटा को सबसे पहले आप कलेक्ट करते हो, उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हो, फिर प्रेजेंट करते हो, फिर एनालाइज करते हो और फिर इंटरप्रेट करते हो। तो सिंगुलर सेंस हमें यही बताता है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, ठीक है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन किसका, क्वांटिटेटिव डेटा का, ठीक है। तो ये हमें सिंगुलर सेंस कहता है। प्लूरल सेंस हमें ये कहता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, यही सेम है। तो ये सारे हमने चीज़ें देख लिया था स्टैटिस्टिक्स के थोड़े बारे में। अब देखो दोस्तों, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊँ ना, इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज स्टैटिस्टिक्स के, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो हमें मतलब हमें कंपैरिजन में हेल्प करता है, ठीक है। कंपैरिजन में हेल्प हो गया, फोरकास्टिंग में हेल्प हो गया, और स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम लोग रिज़ल्ट आसानी से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है पॉलिसीज़ बनाने में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है दोस्तों। और इससे हम लोग मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, रिज़ल्ट अच्छे से निकाल सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसको देख के पॉलिसीज़ बनाती है अच्छी खासी। और मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस है स्टैटिस्टिक्स के, कि आप स्टैटिस्टिक्स को देखकर रिज़ल्ट तो हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस में आ सकती है। और साथ ही साथ में जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस में चला जाएगा, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में हमेशा एग्रीगेट डेटा को स्टडी करते हैं या फिर एग्रीगेट फैक्ट को। तो अब ये एग्रीगेट डेटा क्या है, यानी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, हम एक इन्फॉर्मेशन को स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की, यानी डिसएडवांटेज की स्टैटिस्टिक्स की। तो देखो दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स का ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लोग इसमें एग्रीगेट फैक्ट को स्टडी करते हैं, हम लोग इसमें इंडिविजुअल फैक्ट को स्टडी नहीं करते, और इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के बारे में नहीं करते। और इसमें हम होमोजीनस डेटा के बारे में स्टडी करते हैं, यानी सारे डेटा सेम होने चाहिए, कोई भी अलग नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो स्टैटिस्टिक्स का जो कई बार रिज़ल्ट होता है ना, वो गलत भी हो सकता है, हमेशा सही नहीं होता जो आप इससे रिज़ल्ट निकालते हो, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ में जो स्टैटिस्टिक्स हो ना, उसको कोई भी इलिटरेट पीपल नहीं समझ सकता, इलिटरेट पीपल, ठीक है। तो ये डीमेरिट्स हो गए स्टैटिस्टिक्स के। अब हम लोग चलते हैं कलेक्ट करना, ठीक है। तो अभी तक तो ये वैसे तो अभी इतना फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सिंगुलर सेंस में मैंने आपको ये बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना,
प्रेजेंट, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना। तो अब यही सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ते हैं कि डेटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो जो ये डेटा होता है ना, वो दो टाइप का होता है। पहला प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम ओरिजिन से कलेक्ट करके, ठीक है, जो डेटा ओरिजिन से कलेक्ट किया गया हो उसको प्राइमरी डेटा बोलेंगे। और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि ओरिजिन से कलेक्ट ना किया गया हो। ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे कि अभी सपोज़ किसी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो किसी लोगों ने पुलिस को कॉल किया। तो जब पुलिस आई ना, तो फिर पुलिस डेटा कलेक्ट कर रही है कि क्या हुआ, किसने किसको मारा, है ना। तो पुलिस ओरिजिन से डेटा कलेक्ट कर रही है, यानी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ से डेटा कलेक्ट कर रही है। तो वो डेटा को हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर पुलिस वही डेटा इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है, मतलब दूसरा एग्जांपल बताता हूँ सेकेंडरी डेटा का। जैसे कि आपको आपके टीचर होमवर्क देते हैं कि आप ये करके आओ, या फिर इस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिख कर आओ, या फिर ऐसे लिख कर आओ, तो फिर आप नेट से छापते हो। ठीक है, तो वो जो आप इंफॉर्मेशन छापते हो अपनी नोटबुक में, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। वो इंफॉर्मेशन आपने ओरिजिन से कलेक्ट नहीं किया, आपने डायरेक्ट नेट से कलेक्ट किया, तो वो सेकेंडरी डेटा में आएगा। तब जो प्राइमरी डेटा है दोस्तों, इसको कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस बताऊँ ना, तो जो प्राइमरी डेटा होता है ना, वो ऐसा डेटा होता है, ठीक है दोस्तों, और सेकेंडरी डेटा को आप मतलब वैसा डेटा जो आपने कलेक्ट नहीं किया हो, किसी और ने कलेक्ट किया हो और आप उसका डेटा ले लिए हो, ठीक है, खुद के लिए। तो प्राइमरी डेटा के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कलेक्ट करने के। सबसे पहले तो बेसिकली 6 स्टेप होते हैं, ठीक है, 6 नहीं तो 5 अभी हम देखते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, DPI। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा होता है मेलिंग मेथड। चौथा होता है टेलीफोनिक मेथड। पांचवा होता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस। और छठवा होता है एन्यूमरेटर्स मेथड। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी डेटा की, तो सेकेंडरी डेटा दो टाइप के हुए। पहला पब्लिश्ड और दूसरा अनपब्लिश्ड। ठीक है, थ्रू पब्लिश्ड सोर्स और दूसरा अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स में आपके आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, पब्लिक, जैसे कि आपके आ जाएंगे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ट्रेड पब्लिकेशन। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी पब्लिश्ड सोर्स में। अनपब्लिश्ड में आएगा आपका सेंसस ऑफ इंडिया या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये सारी चीज़ें आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक सेकेंडरी डेटा कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं प्राइमरी डेटा के फर्स्ट मेथड की, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या फिर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद डेटा कलेक्ट करता है ओरिजिन से। ठीक है, तो जो इसका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो तो छोटा होता है, साथ ही साथ में इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो डेटा होता है वो रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है और ओरिजिनल होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें पैसा भी बहुत खर्च किया होता है। तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आ गया। सपोज़ मानो कि आप कहीं गए हो, ठीक है, आपको किसी ने, आपको चेक करना है कि जो आपकी सोसाइटी है उसमें कितने बच्चे हैं। ठीक है, मतलब कितने कितने लोग हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके नाम, उनका, ठीक है, उनका नाम कलेक्ट करना है, उनकी एज, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है,
कितने आपके सोसाइटी में लोग हैं, उनकी एज और उनका नाम कलेक्ट करना है। तो फिर आप उन सब के पास जाओगे, ठीक है, उन सब के पास जाओगे, आप खुद ओरिजिनल खुद कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। साथ ही साथ अगर आप थक गए तो फिर आप कहीं रुकोगे, और रुकने के लिए अगर होटल में रुकोगे तो पैसे चाहिए होगा। साथ ही साथ आपके खाने पीने का खर्चा भी आपको संभालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आ जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। बात करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या फिर इंटरव्यू। इसमें आप खुद उस बंदे के पास नहीं जाते, इसमें आप दूसरे बंदों से पूछते हो उस बंदे के बारे में। एग्ज़ाम्पल सपोज़ मान लो कि आपको आपके दोस्त की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, अपने दोस्त की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है उसके बारे में, ठीक है, और ज़्यादा उसके बारे में, ठीक है, और ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। या फिर आप अपने दोस्त की जगह आप कोई भी पर्सन को ले लो जिसकी आपको पर्सनल मतलब जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन जो वो बंदा है वो नहीं चाहता कि वो आपको अपनी परेशानी बताए या अपने बारे में बताए। तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप दूसरे बंदे के पास जाओगे उसके बारे में पूछने के लिए, है ना, या ठीक है, तो आप दूसरे बंदों से पूछोगे। तो जो इसमें एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी मेथड को आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोलोगे, ठीक है दोस्तों। तो जो इसमें डेटा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, और साथ ही साथ में आप इसमें धोखाधड़ी तो नहीं करते, लेकिन जिससे आप पूछ रहे हो, ठीक है, वो धोखाधड़ी कर सकता है। और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा थोड़ा कम लगता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। इसका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, पैसा कम लगता है, एक्यूरेट डेटा इतना नहीं होता, रिलायबल भी नहीं होता। ओरिजिनल तो होगा क्योंकि हम ओरिजिन से कलेक्ट किए हैं। तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया। बात करते हैं मेलिंग मेथड की। तो मेलिंग मेथड से में क्या होता है, मेलिंग मेथड में आप मेल के ज़रिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो जो मेलिंग मेथड होता है ना, इसका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा है, और इसमें डेटा कई बार इसमें ओरिजिनल होता है, ठीक है, ओरिजिनल तो डेटा होगा ही। एक्यूरेट की बात करें तो फिर इसमें एक्यूरेट भी हम बोलेंगे लेकिन रिलायबल नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसको भरते ही नहीं हैं, ठीक है, और इसमें डेटा इतना एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है, इसमें नहीं होता, कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, ठीक है। मेलिंग मेथड में डेटा एक्यूरेट नहीं होता, कभी कुछ लोग भरते नहीं हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता कैसे भरे डेटा को, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज भी है कि इसका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपको टाइम कम लगता है, खर्चा भी थोड़ा कम लगता है, ठीक है, और ये ओरिजिनल होता है। तो ये भी हो गया मेलिंग मेथड। अब बात करते हैं टेलीफोनिक मेथड की। टेलीफोनिक मेथड यानी आप कॉल के ज़रिए डेटा कलेक्ट करते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो ये आपके पास टाइम तो कम होता है, पैसा इतना खर्च नहीं होता, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी ज़्यादा होती है। और ये आप टेलीफोनिक मेथड तब आप यूज़ करते हो जब आपको डेटा कम टाइम में कलेक्ट करना हो, ठीक है। और इसमें भी जो सबसे पहले होता है ना कि बोरिंग लगता है जो भी आप बंदा बोल रहे हो, ठीक है, एविडेंस या फिर आप उसको बोल सकते हो यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन, ठीक है, वो आपको मैं दूसरे चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में। तो टेलीफोनिक मेथड में ये हो जाएगा कि आप इसके बहुत सारे डीमेरिट्स होते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन हो जाता है, कई बार रिलायबल नहीं होता, इन्फॉर्मेशन इतना एक्यूरेट नहीं होता, और कई बार तो जिससे आप पूछ रहे होते हो जिस पर्सन से, वो पर्सन बताता ही नहीं, कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। और आप इस टाइम इस ऐसी इन्फॉर्मेशन में आप खुद से कुछ नहीं लिखते, खुद से भेदभाव नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस। तो देखो दोस्तों,
इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज में आप कुछ लोकल पीपल को अपॉइंट करते हो और आप उनको बोलते हो कि तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका टाइम कम लगता है, खर्चा भी कम लगता है, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा होता है, ओरिजिनल डेटा होता है, लेकिन इसमें एक्यूरेट नहीं होता डेटा और रिलायबल भी नहीं होता, क्योंकि जिस बंदे को आप बोलते हो ना, क्या पता कि वो गलत इन्फॉर्मेशन ला दे या अपने मन से कुछ भी लिख दे, है ना। और साथ ही साथ इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और डेटा इतना एक्यूरेट नहीं होता है, इतना रिलायबल भी नहीं होता है। ठीक है, और इसमें पर्सनल बायसनेस हमको दिखती है लोकल पीपल की, यानी जिसको हम बोलते हैं अपॉइंटेड पीपल की, जिसको हमने अपॉइंट किया होता है कि भाई तुम ये काम करो। अब बात करते हैं एन्यूमरेटर्स मेथड की। एन्यूमरेटर्स मेथड में क्या होता है, आप इस मेथड में आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल पीपल को अपॉइंट करते हो। ठीक है, एन्यूमरेटर को आप अपॉइंट करते हो। अब ये एन्यूमरेटर क्या होता है, एन्यूमरेटर वो बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, डिग्री हो। ठीक है, वो बंदा स्पेशलिस्ट होता है डेटा को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो आप इसमें एन्यूमरेटर को आप अपॉइंट करते हो और आप उसको बोलते हो कि तुम डेटा कलेक्ट करके लाओ। तो जो इसमें ना डेटा ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट भी होता है, क्योंकि वो कई बार सही लाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और टाइम आपका कम लगता है। ठीक है, ऐसे डेटा में आपका टाइम कम लगेगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा टाइम जा रहा है, इसमें टाइम कम लगता है। और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी बड़ी होती है, इसमें कई बार पर्सनल बायसनेस भी दिख जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। और ऐसे मेथड्स में ना और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये लोग एकदम स्किल्ड लोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन आयर की। क्वेश्चन आयर, तो जो दोस्तों क्वेश्चन आयर है ना, वो एक बनाया जाता है जिसमें लोगों से इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आयर है उसमें उसको कैसे बनाते हैं, हम अभी इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन आयर में सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ता है कि हमें बना क्यों रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आयर में जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो कम होने चाहिए और छोटे छोटे क्वेश्चंस होने चाहिए। और जो क्वेश्चन आयर होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ में कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए, और वो एक अच्छे लॉजिकली अरेंज होने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, और साथ ही साथ में क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि उस बंदे ने इन्फॉर्मेशन सही भरी है या गलत। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आयर की बात हो जाती है और हमारा सेकंड चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की। और इससे बात करने से पहले हम दो मेथड समझ लेते हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप डेटा पर्सनली जाके कलेक्ट करते हो, सभी लोगों से कलेक्ट करते हो, उस मेथड को सेंसस मेथड बोलेंगे। और सैंपल मेथड ऐसा मेथड है जिसमें आप कुछ लोगों से ही डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सेंसस और सैंपल मेथड में बेसिक डिफरेंस। तो सेंसस मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। तो देखो दोस्तों, जो सैंपल मेथड है ना, उसमें सैंपल्स कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि मतलब 6 मेथड होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा हो जाएगा आपका पर्पस सैम्पलिंग, तीसरा हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग, चौथा स्ट्रेटिफाइड मेथड, पांचवा सिस्टमैटिक और छठवा कन्वीनियंस। तो रैंडम में क्या होता है, आप अपने मन से कोई भी सैंपल उठा लेते हो। ठीक है, पर्पसिव में आप अपने पर्पस के हिसाब से, यानी अगर आपको अपनी कंपनी को अच्छा रिप्रेजेंट करना है तो आप अच्छे सैंपल उठाते हो। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड में आप उन बहुत लोगों का ग्रुप बना देते हो और उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्ट्रेटा, और उस स्ट्रेटा से आप सैंपल्स उठाते हो। ठीक है, और बात करूँ मैं सिस्टमैटिक की, तो सिस्टमैटिक में आप कोई एक नंबर ले लेते हो, अपने मन में सोच लेते हो, और उस नंबर का हर 10 पार्ट,
जैसे कि आपने 5 सोचा तो 15, 25, 35, ठीक है। जिन जिन बच्चों के रोल नंबर है 5, फिर 15, फिर 25, ऐसे करके आप अगर सैंपल लोगे तो ये सिस्टमेटिक मेथड होगा। चौथा अगला मेथड, पांचवा बोलूँगा कोटा। कोटा में भी आप ग्रुप बनाते हो जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटा, और उन ग्रुप में से आप ये फिक्स कर देते हो कि इसमें से इतना बंदा आएगा, इसमें से इतना और इसमें से इतना, ठीक है। और आप वैसे सैंपल कलेक्ट करते हो। लास्ट होता है कन्वीनियंस मेथड। कन्वीनियंस मेथड से आप अपनी मर्ज़ी से, आपको जैसा लगा आप वैसे ही ले लेते हो, ठीक है, अपने कन्वीनियंस से। तो इसमें बायसनेस भी हो सकती है, आपकी मर्ज़ी में टोटल डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा यानी डेटा को ऑर्गेनाइज करना। अभी तक आपने कलेक्ट करना सीख लिया, अब सीखेंगे ऑर्गेनाइज करना। तो देखो दोस्तों, ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, और बाद में सीरीज वाइज लगाना होता है। तो ये क्लास तो दोस्तों फिर हम लोग अब क्लासीफाई करते क्यों हैं? तो हम लोग क्लासीफाई डेटा को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ताकि रिज़ल्ट अच्छे से निकल पाए, है ना। और हम लोग होमोजीनस क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हम लोग रिज़ल्ट अच्छे से निकल पाए, कंपैरिजन कर पाए और अट्रैक्टिव दिखे डेटा भी, है ना। ये इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो ये क्लासिफिकेशन है ना, उसके भी टाइप्स होते हैं दोस्तों। पहला होता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और चौथा हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो देखो दोस्तों, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखो, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन यानी ज्योग्राफी के लोकेशन के हिसाब से डिवाइड करना, क्लासीफाई करना डेटा को। क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम के हिसाब से, क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स के हिसाब से, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी के हिसाब से। तो देखो दोस्तों, आप हर डेटा को जब आप क्लासीफाई करोगे ना, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन तो होएगा ही होएगा हमेशा। तो जब ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला आपका हो जाएगा सिंपल, और दूसरा हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल ऐसा होता है जिसमें 1 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ये होता है जिसमें 1 से ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपका डबल, मैनीफोल्ड और ट्रेबल हो जाएगा। डबल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेबल में 3 और मैनीफोल्ड में बहुत ज़्यादा फोल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, डबल, ट्रेबल, ऐसी सारी चीज़ हमने भी देख लिया, और ये क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। तो हमने अभी तक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब बात करते हैं सीरीज़ की। तो क्लासिफाई करने के बाद आप डेटा को सीरीज़ में लगाते हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी सीरीज़ में देखो, सीरीज़ भी अब 2 टाइप के होते हैं। पहला इंडिविजुअल और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ यानी ऐसी सीरीज़ जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है ये 2 टाइप की हो जाएगी। पहला डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूस, और फिर आप उसको कह सकते हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में रेंज नहीं होता, ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल नहीं होता, जबकि इसमें क्लास इंटरवल होता है कंटिन्यूस में, ठीक है दोस्तों। और अब कंटिन्यूस में भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। एक्सक्लूसिव में लास्ट जो अपर लिमिट होता है वो काउंट नहीं होता। इंक्लूसिव में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों काउंट होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जानते हो। और ओपन एंड में मोर देन और लेस देन टाइप आते हैं। और
मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट खुद फाइंड करनी होती है, ठीक है दोस्तों। और अपर लिमिट को फाइंड करने का तरीका होता है m प्लस हाफ इंटू आई। लोअर लिमिट को फाइंड करने का तरीका होता है m माइनस हाफ इंटू आई। m मतलब मिड वैल्यू जो आपको गिवन होता है, i मतलब डिफरेंस उन मिड वैल्यूज़ के। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। तो ये बेसिकली प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट करना जिससे हम लोग रिज़ल्ट आसानी से निकाल पाए और कंपैरिजन भी कर सके, ठीक है। उसको हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन। तो देखो हम डेटा को 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला ज्योमेट्रिक फॉर्म, दूसरा फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और तीसरा हो जाएगा आपका अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, या फिर आप इसको बोल सकते हो टाइम सीरीज़, ठीक है दोस्तों। तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, इसमें आ जाएगा आपका बार और पाई, ठीक है, बार एंड पाई। तो जो ये बार है ना, ये भी बहुत टाइप के होते हैं, बेसिकली ये 6 टाइप के होते हैं। पहला सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। सिंपल में आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दूसरा आपका मल्टीपल बार डायग्राम। तीसरा आपका होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। चौथा आपका होता है परसेंटेज बार डायग्राम। पांचवा आपका होता है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। छठवा आपका होता है छठवा आपका हो जाएगा डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आपका पॉलीगन आ जाएगा, आपका हिस्टोग्राम आ जाएगा, आपका ऑजाइव आ जाएगा, या फिर आप इसको ऑगिव भी बोल सकते हो, और आपका फ्रीक्वेंसी कर्व भी आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी ये दोनों चीज़ों के बारे में अभी पढ़ेंगे। क्लास 12th में अरिथमेटिक लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 12th का सिलेबस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू 11th। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, सिंपल बार डायग्राम आपको पता है जिसमें बार्स होते हैं, ठीक है, ये सिंपल बार डायग्राम हो गया। वर्टिकल बार डायग्राम की बात करूँ तो सीधे वाले बार। हॉरिजॉन्टल जिसमें बार इस साइड हो और नंबर इस साइड हो, ठीक है, स्केल इस साइड का आप लेते हो, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। मल्टीपल बार डायग्राम में आप मल्टीपल्स 2-3 बार को एक साथ आप चिपकाते हो, ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम। तीसरा आपका हो जाएगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड में आप एक बार को डिवाइड करते हो, ठीक है, डिवाइड करके आप बताते हो। परसेंटेज बार डायग्राम में सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह है, लेकिन आप इसमें परसेंटेज के ज़रिए परसेंटेज आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। उसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया होता है, आप उस एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंटेज में निकालते हो, ठीक है दोस्तों, और फिर आप रिप्रेजेंट करते हो, और परसेंटेज में निकालने का तरीका आपको पता है। उसके बाद आता है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम भी सिंपल बार डायग्राम की तरह ही होता है, लेकिन जो उसमें नंबर्स बहुत ऊपर तक जाते हैं। डेविएशन बार डायग्राम उसके बाद आता है। डेविएशन बार डायग्राम एक ऐसा बार डायग्राम है जिससे आप प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखा सकते हो, ठीक है, यानी आप उसमें नेगेटिव भी दिखा सकते हो, पॉजिटिव भी। तो ये हमने बार डायग्राम बार्स के बारे में पढ़ लिया। बात करते हैं अब पाई की। तो देखो दोस्तों, पाई को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, और अगर आपको जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अगर थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो फिर आप पहली वीडियोस भी देख सकते हो जो मैंने अपलोड किया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है बेसिकली फॉर UT1। तो देखो दोस्तों, पाई को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको डेटा है ना, जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। परसेंटेज में निकालने के बाद आपको उसको डिग्री में निकालना, डिग्री में आप कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर आप उसको प्लॉट कर दोगे, ठीक है, डी स्केल के ज़रिए।
तो ये हो जाएगा आपका पाई के बारे में। बात करते हैं अब हम लोग हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम आपको पता है ऐसे ऐसे करके चिपटा रहता है सब। पॉलीगन की बात करूँ तो पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम भी 2 टाइप के होता है, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल क्लास इंटरवल और एक होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल आपको पता है। अनइक्वल क्लास इंटरवल को निकालने के लिए आपको एडजस्टमेंट फैक्टर और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालना पड़ता है, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, हाईएस्ट क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल माइनस डिवाइड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। इससे आप एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल पाओगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल डिवाइड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। ये है फॉर्मूला। रिपीट करता हूँ, क्लास इंटरवल डिवाइड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। उसके बाद आप ये तो एडजस्टमेंट फैक्टर निकालोगे, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हो और आप इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को ही प्लॉट करते हो, ठीक है। पॉलीगन में आप कुछ नहीं करोगे, पॉलीगन में जो बार्स है ना उनके बीच में आप पॉइंट बनाओगे और उन पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो वो पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है। आपको इसको क्लोज करना होगा बाद में, ठीक है, क्योंकि पॉलीगन क्लोज्ड फिगर ही होता है। पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम आपने देख लिया, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम यानी आप हिस्टोग्राम मत बनाओ, बस आप डायरेक्ट पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन कर दो। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की। तो फ्रीक्वेंसी कर्व भी ये देखो, पॉलीगन में आप स्केल का यूज़ करते हो, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर आप फ्री हैंड यूज़ करोगे ना, फ्री हैंड, तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व बोला जाएगा, ठीक है, उस कर्व को। बात करते हैं ऑगिव की या फिर ऑजाइव की। तो ऑजाइव में मोर देन और लेस देन वाली चीज़ों को आप प्लॉट करते हो, ठीक है। आप इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हो, ठीक है। आपको उसे मोर देन लेस देन दिया गया होगा, बार बनाकर मोर और लेस निकाल कर प्लॉट कर देना, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि आपको इस टेबल का लेस देन निकालना है या मोर देन। अब एक बात याद रखना, जो लेस देन है ना, अगर मैं बोलता हूँ लेस देन 5 तो इसमें 1 2 3 4 आएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मोर देन 5 तो फिर उसमें 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जाते जाएगा, ठीक है। तो लेस देन और मोर देन में ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो ये तो था हम लोग का UT1 के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।